Hello everyone, myself Dr. Noor Jahan. I am Associate Professor of Political Science from MS College बीकानेर। आज की कक्षा में मैं आपको मार्क्स का यानी मार्क्सवादी जो धारणा है वो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में क्या कहती है, इस संबंध में बात करूँगी। मार्क्स इससे पूर्व की कक्षा में मैंने आपको सामाजिक समझौता सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत पर प्रकाश डाला था और दोनों ही सिद्धांतों ने ये स्पष्ट किया कि राज्य जो है वो मनुष्य के सद्जीवन के लिए है, सुखी जीवन के लिए है, इसलिए राज्य का उदय हुआ है। लेकिन मार्क्स की जो धारणा है वो उससे बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि मार्क्स ये कहता है कि जो राज्य का उदय हुआ है वो क्या है, एक वर्ग विशेष के हितों के लिए राज्य का उदय हुआ है। अर्थात राज्य वर्गीय हितों का प्रतिपादन करता है और वर्गीय हितों में भी वो दो वर्गों की बात करता है, एक साधन संपन्न वर्ग और दूसरा साधन विहीन। साधन विहीन में किसान जो आपके मजदूर वर्ग है उसको लिया है और साधन संपन्न में उसने पूंजीपतियों को लिया है। तो मार्क्स ये कहता है कि राज्य का उदय इसलिए हुआ है कि वह पूंजीपतियों के हितों की सुरक्षा करेगा और श्रमिकों के दुखों में वृद्धि करेगा। अर्थात ये वर्गीय हितों की पूर्ति के लिए राज्य का उदय हुआ है। इन बातों को मार्क्स ने कुछ बिंदुओं पर बताया है। इसमें जो पहला बिंदु है वो राज्य उत्पत्ति का आधार वर्ग विभेद, प्रथम बिंदु आप देख रहे होंगे। इसके अंतर्गत मार्क्स ये कहता है, मार्क्स ने एक साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखा कि जब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है और इसी इतिहास के परिणाम स्वरूप राज्य का उदय हुआ है। अर्थात राज्य एक अस्वाभाविक संस्था है क्योंकि यह एक वर्ग विशेष के हितों की सुरक्षा करता है। ठीक, दूसरा बिंदु हमारा आता है वो है राज्य। दूसरा बिंदु जो है वो है अंतरिम वर्तमान राज्य इसमें दूसरा बिंदु है कि राज्य और शासन शोषण के यंत्र है। अर्थात मार्क्स का ये कहना है कि राज्य का उदय वर्ग भेद के कारण हुआ है, इसीलिए राज्य जो है वो शोषक वर्ग के रूप में कार्य करता है। सामंतवादी युग में सामंत और पूंजीपति राज्य की स्थापना में वो क्रमशः किसानों और मजदूरों का शोषण करता है और पूंजीपतियों व सामंतों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। अर्थात राज्य और शासन दोनों ही शोषण का यंत्र है, ऐसा कार्ल मार्क्स मानता है। इसी में तीसरा बिंदु आप देख रहे होंगे, अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। अर्थात मार्क्स का यह कहना है कि राज्य अस्वाभाविक और अनावश्यक है, इसीलिए ये किसानों और मजदूर वर्ग के हितों में हमेशा वृद्धि करता है और पूंजीपतियों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। जब श्रमिकों के दुखों में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी और उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी, तब वो क्या करेंगे, पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध क्रांति कर देंगे और इस क्रांति में वो सारे पूंजीपतियों के अवशेषों को समाप्त कर देंगे और जो किसान वर्ग है वो तानाशाही की स्थापना के माध्यम से पूंजीपतियों के समस्त अवशेषों को समाप्त करेगा। जहां वो तानाशाही शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, अर्थात यहाँ
राज्य की स्थिति स्पष्ट होती है। ठीक है, इसमें जो चौथा बिंदु आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, वो है कि राज्य विहीन व वर्ग विहीन समाज की स्थापना का आदर्श। अर्थात मार्क्स ये कहता है कि जब सर्वहारा वर्ग अधिनायकवादी सर्वहारा वर्ग जब तानाशाही अधिकारों के माध्यम से, व्यवस्थाओं के माध्यम से पूंजीपतियों के अवशेषों को समाप्त कर देगा, तो समाज की जितनी भी संपत्ति और साधन होंगे उनका समान रूप से वितरण कर देगा। और इस वितरण के लिए वो ये कहते हैं कि इस वितरण में सर्वहारा वर्ग अर्थात जो श्रमिक वर्ग है वो इस कार्य को करेगा, और इस कार्य को करने के बाद वो भी अपनी तानाशाही शक्तियों का त्याग कर देगा। ऐसे में समाज जो होगा उसमें न तो कोई राज्य होगा और न ही कोई वर्ग होगा, अर्थात यह आदर्श समाज होगा। इससे ये स्पष्ट है कि मार्क्स ये कहता है कि राज्य एक अस्थायी संस्था है, और अस्थायी संस्था जब समाज आदर्श की ओर चला जाएगा तब उसे किसी भी वर्ग या राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। अंत में पांचवें बिंदु के रूप में राष्ट्रवाद का विरोध और अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन। अर्थात मार्क्स ये कहता है कि राज्य संबंधी जो धारणा है उसमें राष्ट्रवादी जो विचार है, राष्ट्रवाद जो है वो उग्र संकुचित अवधारणा का प्रतिपादन करता है, इसलिए वो राष्ट्रवाद को स्वीकार नहीं करता है। इसके स्थान पर वो वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरे विश्व की बात को स्वीकार करता है, और वो इसलिए कि वो कहता है कि पूरे विश्व के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए जंजीरों के अलावा और कुछ नहीं है। अर्थात वो अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन इसलिए करता है कि वो विश्व के मजदूरों को एक करके, संख्यात्मक दृष्टि से अधिक करके पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति के लिए तैयार करता है। अर्थात मार्क्स के राज्य सिद्धांत में राष्ट्रवाद के स्थान पर अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन मिलता है। ये था कार्ल मार्क्स का राज्य संबंधी सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधी सिद्धांत के बाद राज्य की भूमिका के बारे में जो विचार अक्सर छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है, उसके अंतर्गत हम ले सकते हैं कि मार्क्स ये कहते हैं कि राज्य की भूमिका जो है वो सर्वहारा वर्ग के दुखों में वृद्धि करने के लिए है, और सर्वहारा वर्ग जब क्रांति करेगा तो वो तानाशाही राज्य के रूप में स्थापित होगा। पूंजीवाद जो है वो राज्य पूंजीवाद को प्रोटेक्ट करता है, संरक्षण देता है, उनके लिए कानून बनाता है, और उन्हीं के अतिरिक्त मूल्य या लाभों को बढ़ाने के लिए कानूनों का निर्माण करता है। ऐसी राज्य की भूमिका मार्क्स बताता है। इन सारी बातों का यानी उदय और भूमिका के बाद एक अंतिम बिंदु के रूप में हमारे पास रहता है, वो है आलोचनाएं। आलोचनाओं में प्रथम बिंदु है कि राज्य एक वर्गीय संगठन नहीं वरन एक नैतिक संस्था है, क्योंकि हम जानते हैं कि राज्य क्या करता है, केवल एक वर्ग विशेष के हितों की पूर्ति नहीं करता है, वरन वह समाज के सभी लोगों को, राज्य के सभी वर्गों के हितों की पूर्ति करता है। अर्थात राज्य एक नैतिक संस्था के रूप में है। अतः मार्क्स की इस आधार पर आलोचना की जा सकती है। दूसरा बिंदु आता है वर्तमान राज्य सर्वहारा वर्ग का शत्रु न होकर मित्र है। जैसा कि मार्क्स ये कहता है कि राज्य जो है वो श्रमिक और मजदूर वर्ग का शत्रु है, लेकिन आज वर्तमान समय में ऐसा नहीं है, क्योंकि सर्वहारा वर्ग के लिए पेंशन, उनके बच्चों के लिए स्कूल, उनकी कॉलोनी, उनका इंश्योरेंस आदि व्यवस्थाएं भी राज्य के द्वारा की जाती है। अतः मार्क्स की धारणा गलत है। तीसरा बिंदु कहता है कि राज्य अस्थायी नहीं वरन स्थायी है, क्योंकि हम ये बात स्पष्ट है
कि जो राज्य है वो क्या मार्क्स क्या कहता है कि राज्य अस्थायी है, अर्थात जब पूंजीपति के हितों की सुरक्षा होती रहेगी तो ऐसे में राज्य की उपस्थिति है। लेकिन जैसे ही सर्वहारा वर्ग रिवोल्यूशन या क्रांति कर देगा और क्रांति के बाद वो तानाशाही शक्ति का उपयोग करके पूरे पूंजीपतियों के अवशेषों को समाप्त कर देगा और समाज के जितने भी साधन और संपत्ति है उसका सार्वजनिक वितरण कर देगा, उसके बाद राज्य का अंत हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि खुद रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई, लेकिन तब से अब तक वहाँ राज्य का विलोपीकरण नहीं हुआ है। अतः राज्य अस्थायी नहीं वरन स्थायी संस्था है। इस आधार पर मार्क्स की आलोचना की जाती है। अगला पॉइंट आता है कि राज्य के विलीनीकरण की धारणा मात्र महज एक कल्पना, यानी मार्क्स बार बार ये कहता है कि राज्य का विलीनीकरण हो जाएगा, लेकिन यह एक कल्पना है। सभ्यता में हम देखें, इतिहास को उठाकर देखें तो तब से अब तक कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि राज्य का विलोपीकरण या विलीनीकरण हो गया है। अतः इस आधार पर इसकी आलोचना की जा सकती है। अगला पॉइंट आता है हमारा प्रजातंत्र के संबंध में गलत धारणा, क्योंकि मार्क्स ये कहता है कि प्रजातंत्र राज्य और शासन के बीच में प्रजातंत्र में मार्क्स ये कहता है कि जो राज्य है वो क्या है, केवल पूंजीपतियों के हितों की सुरक्षा करता है, अर्थात वह केवल कुछ थोड़े से लोगों का लाभ पहुंचाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये धारणा प्रजातंत्र के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि प्रजातंत्र बहुमत का शासन है और वो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित होने के कारण समाज के सभी लोगों के कल्याण के लिए वो कार्य करता है। अतः इस आधार पर आलोचना की जा सकती है। लास्ट पॉइंट आ जाता है राष्ट्रवाद वर्तमान जीवन की महानतम शक्ति। मार्क्स ये कहता है कि विश्व के मजदूरों तुम एक हो जाओ, और ये बात स्पष्ट करती है तो कि मार्क्स अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन करता है। जबकि वर्तमान समय में हम देखें कि प्रजातांत्रिक राष्ट्र होने के बावजूद भी राष्ट्रवाद वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि राष्ट्रवाद के माध्यम से ही राज्यों की पहचान होती है, नागरिक अपने राष्ट्र की भक्ति करते हैं और राष्ट्रवाद के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को व्यवहारिक रूप दिया जाता है। अतः मार्क्स का यह मानना कि अंतर्राष्ट्रवाद ज़्यादा महत्वपूर्ण है सर्वथा गलत है। अंतर्राष्ट्रवाद का निर्माण राष्ट्रवाद के आधार पर होता है। जब राष्ट्रवाद होगा तभी अंतर्राष्ट्रवाद का प्रश्न बनता है। अतः उनकी यह धारणा गलत है। अतः इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि मार्क्स का राज्य उत्पत्ति सिद्धांत आलोचनाओं का विषय रहा है। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा यहाँ समाप्त हो जाता है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में। अगली क्लास में मैं राज्य की प्रकृति के संबंध में बात करूँगी। आज के लिए इतना, धन्यवाद।